जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को इस चैनल के द्वारा समय समय पर जो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वीडियोस आते रहते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक चीज़ों से आपको कनेक्ट कराया जाए। और इसी क्रम में आज संडे का दिन था तो मेरे पास कुछ समय था और मैंने आपके लिए ये वीडियो जो है मैंने लेकर आया है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग भी नए इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को सारे जो प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न आपको क्यूबिक्स क्लासेस एप्लीकेशन से लिए गए हैं। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि ये चल भी रहा है क्यूबिक्स क्लासेस एप्लीकेशन का जो स्लाइड चल रहा है। तो आप प्ले स्टोर पर जाके क्यूबिक्स क्लासेस एप्लीकेशन को इनरोल कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और डीपली मिलेगी। मैं प्रयास करूंगा कि इसके अंतर्गत जो है अधिक से अधिक चीज़ों से आपको कनेक्ट किया जाए। जो भी प्रश्न हो उससे मैं अधिक से अधिक जो जैसा कि हमारे क्यूबिक क्लासेस एप्लीकेशन पे भी है तो आपको मैं इससे जो है चीज़ों से कनेक्ट हम लोग करेंगे। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। साथ ही एक चीज़ और है, कई सारे लोगों की क्वेरी थी कि सर एसआई रूल सॉरी हेड कांस्टेबल रूल 72 का जो रिजल्ट कब तक आएगा। तो जल्द ही आपको इसका रिजल्ट सोमवार तक या मंगलवार में ये रिजल्ट आपको आ जाएगा। और एक जिस तरह का पेपर था 75 प्लस और जिनका ग्रेडिंग जो है अगर 19.5 तक है तो उनको इस कट ऑफ में आना इस कट ऑफ में आ सकते हैं। क्योंकि अलग अलग रेलों में वैकेंसीज अलग हैं तो बता पाना ये नहीं है। अप्रॉक्स आप 75 मान के चलिए और जो 75 जिनका है उनका जो है इसमें जो है हेड कांस्टेबल का वो सीट उनके लिए सुरक्षित है। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष प्रावधान को दिया गया है, इसके बारे में बताया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसके ऑप्शन पे जाते हैं। अनुच्छेद 343, 350, 351, 352। जैसे कि आपको मालूम है कि 343 से लेकर और 351 तक ये सभी संवैधानिक उपबंध है जो कि राजभाषा से ही संबंधित है। तो इससे संबंधित इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। तो अनुच्छेद 350 भी जो है यह भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो है विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का प्रोविजन करता है। और यह 350 भी कहता क्या है, यह भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं इनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति कौन करता है? विशेष अधिकारी की अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। और जो है यह इनका काम क्या होता है? तो संवैधानिक सुरक्षा के उपायों से संबंधित मामलों की जांच करना इस अधिकारी का काम होता है। और यह जांच अपना किसको सौंपते हैं? तो यह राष्ट्रपति को अपनी जांच सौंपते हैं और फिर जो है उस जांच को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 350 बी में जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है? हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपने देखा होगा पिछला जो पेपर था उसमें जो है जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बीच बीच में उससे संबंधित प्रश्न है। न्यायमूर्ति भूषण राम गवई, विपुल बिष्ट, सामंत कुमार गोयल और न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो अभी करंट का ही है। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है अभी वर्तमान जो है सीजीआई कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। और यह जो है अभी हाल ही में 2024 में जो है ये इनको जो है नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्टेटमेंट बेस ये प्रश्न है। जैसे कि आपके सीबीटी एग्जाम का पैटर्न भी है, इस तरह की चीजें चलती रहती है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ऑन इज। प्रथम राजभाषा आयोग के संबंध में कथन क्या है? पहला दिया है इसमें राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत किया गया था। और दूसरा है क्या है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द ईयर 1958। राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1958 में सौंपी थी। तो ये दो तरह के प्रश्न है, इसमें से देखना है कौन सही है कौन सही है। और तो इसके ऑप्शन पे आते हैं, इसमें देखते हैं कौन सही है और कौन गलत है। पहला क्या है, केवल ए सही है। दूसरे में कह रहा है केवल बी सही है। तीसरे में कह रहा है उपरोक्त दोनों सही है। उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। आप इसका सही उत्तर क्या लगाएं एक बार आप बताएं, तो फिर आगे हम लोग इसको चलते हैं। चलिए इसमें हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। काफ़ी समय जो है नहीं लेना है क्योंकि चीज़ें जो है थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको हमको जानना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप इसका उत्तर दे सकते हैं।
तो राजभाषा आयोग यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है, इसके प्रथम अध्यक्ष, अब इसके बारे में जान लीजिए, फिर हम लोग अभी उसके बारे में करेंगे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर थे। और इसका गठन कब हुआ था? तो 7 जून 1955, 7 जून 1955 को हुआ था इसका गठन। तो और इसमें और क्या चीजें हैं इसको भी देख लेते हैं। और जो है भारत को के तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी थी। तो इसमें 3-4 चीजें हैं, आप देख सकते हैं। 7 जून 1955 को जो है यह प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। और प्रथम जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। 7 जून 1955 को इसका गठन हुआ था। और 1956 में जो है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबसे पहले जो है राष्ट्रपति को दिए थे। उसमें राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो दो चीजें क्लियर यहां से हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका तो राइट है, राजभाषा आयोग का गठन 344(1) के अंतर्गत किया गया था। तो ये ऑप्शन सही है। राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1958 में सौंपी थी, यही गलत हो गया, क्योंकि 1955 में यह आयोग बना था और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी थी। तो ए सही है, परंतु बी क्या है? गलत है। ऑप्शन में चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल बी सही है। उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि राजभाषा आयोग का गठन 344(1) के अंतर्गत किया जाता है। और बाकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है यह 1956 में सौंपी थी। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। ना चाहते हुए वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि कई सारी चीजों को से आपको कनेक्ट कराना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2025 में किस थीम के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? इन द ईयर 2025 विच थीम इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेट ऑन 21 जून? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, या स्वस्थ जीवन के लिए योग, योग के बिना जीवन नहीं, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न जो है आपके लिए आ सकते हैं। तो 21 जून को, जैसे कि आपको मालूम है, विश्व जो है क्या योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। मैंने बताया था कि आपको एक प्रश्न से मैं कई सारी चीजों में कनेक्ट कराने का प्रयास करूंगा। और यह जो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित यह थीम था, जो 2025 में 21 जून 2025 को मनाया गया था। यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के लिए इसको बनाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करंट का है, महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। आपको ये आपके एग्जाम में जो है ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये अभी जून 2024 की ही बात है। चलिए अगला प्रश्न है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं 8वीं अनुसूची में कब प्रभावी हुई? 2003, 2004, 2005, 2006? सबसे पहले जान लीजिए ये प्रश्न क्या है आपका? राजभाषा रूल, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज रूल से संबंधित है, राजभाषा नियम से संबंधित ये प्रश्न है। आइए बहुत सारी इसको देख लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्या प्रश्न है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को कब किया गया था? कई बार यहाँ से प्रश्न अलग अलग दे देता है, जैसे डोगरी जो है को कौन से कब जो है 8वीं अनुसूची में प्रभावी हुई थी। तो इस तरह के प्रश्न भी दे सकते हैं, लेकिन ये चारों जो है इसमें है। तो आइए हम लोग एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया था। जैसे कि आपको मालूम है शुरू में 14 भाषाएं थी, सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया था 1967 में, 1967 में। और कब जोड़ा इसको कब जोड़ा गया था? इसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको मैं काट देता हूं। दूसरे में किसको जोड़ा गया था? तो दूसरे में जो है कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, इसको जोड़ा गया था। इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 1992 में, 1992 यानी 1992 में जोड़ा गया था। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो 71वां संविधान संशोधन था, 71वां। और लास्ट में जो है तीसरा जो है जोड़ा गया था 2003 में, एक जोड़ा गया था। तो ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये जो है क्या था? संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, इसको जोड़ा गया था। तो ये 3 बार अमेंडमेंट हुआ, 3 बार जोड़ा गया। अभी वर्तमान में जो है संविधान में कुल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 106 बार बदलाव हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। 2003 में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था।
शुरू में 14 भाषाएं थी, बाद में जो है बढ़कर यह इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में किस अनुच्छेद 350 में बताया गया था, जिसके बारे में अभी हम लोग बताए थे कि इसमें जो है 350 के बी में जो है जो भाषाई अल्पसंख्यकों की नियुक्ति के बारे में बात है, तो 350 में यही बताया गया है, व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन के बारे में बताया गया है। और अभी हम इसमें देखेंगे कि वो क्या बताया गया उन चीजों को भी, क्योंकि ये केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन 350 में है, अंदर की चीजें क्या है उस पर भी थोड़ा सा हम फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इत्मीनान से वीडियो देखिएगा, बेशक इसको 2 बार में हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन आपको सारी चीजों को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा है ऑप्शन यहाँ पे, व्यथित व्यक्ति अपनी व्यथा निवारण के लिए केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही अपना अभ्यावेदन देने के लिए हकदार होगा। अब आइए इसकी में कुछ चीजों को हम जान लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए जो संविधान का यह जो अनुच्छेद 350 आर्टिकल जो 350 है, यह जो है नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी शिकायत को किसी भी भाषा में उसके निवारण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य के प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन यानी शिकायत अथवा याचिका दे सकते है। यानी यहाँ की भाषा से संबंधित कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में देगा, अंग्रेजी में देखा, ये सारी चीजें इसमें का बाउंडेशन नहीं है। वो अपनी भाषा को अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी भाषा में, या तो क्षेत्रीय भाषा हो, या तो हिंदी हो, या तो अंग्रेजी हो, जिस भाषा में उसने अपना जो है उसको अभ्यावेदन देना है उसमें देगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी में देगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि वो अपना जो है अभ्यावेदन हिंदी, अंग्रेजी अथवा किसी भी भाषा में दे सकता है। आइए ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। कथन ए सत्य है, कथन बी सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथनों में से कोई सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए सही है। व्यथा निवारण के लिए 350 में दी जाने वाली भाषा के बारे में है, और 350 के ए में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों को निर्देश दिया गया है। 350 का ए भी आप देख सकते हैं। 350 का जो ए है यह क्या करता है, प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में मातृभाषा की शिक्षा में सुविधा प्रदान करने का निर्देश देता है। और 350 भी हम लोग पिछले भी में पढ़े, तो 350 क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो है अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं अपने तरफ से आपको जितनी चीजें यहां से कनेक्ट होना लाजिमी है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं। अब आप इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं ये आपके ऊपर है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। और ये सारे जो है आप क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाकर और इसको बाइलिंगुअल आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं वो सारी चीजें भी जो है एप्लीकेशन पे आपको उपलब्ध हैं। और ये प्रश्न हाईलाइटेड है, ये टीम के द्वारा इस बारे में जो है बहुत सोच समझकर आपको प्रश्न दिए जाते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। और ये जो भी करंट का हो गया या जो भी चीजें बदलती हैं उसको हर इस एक सप्ताह में अपडेट किया जाता है। अब तक जो है 30 सेट जो है आपको ASI रूल 72 के लिए पड़ चुका है, और 28 सेट अभी आपका जो है SIPF के लिए पड़ चुका है, जो जिसमें से कि 80 प्रश्न हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से उसको आप अपने मोबाइल पे लगा देंगे तो उसमें माइनस मार्किंग भी आपका है, 0.33 का माइनस मार्किंग है। जैसा आपका पेपर है सेम उसी पैटर्न पे उसको बनाया गया है। और वहां से प्रश्न है, प्रश्न आपको बहुत हाई लेवल के मिलेंगे। जो प्रश्न आप जो लोग 5 सालों से 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है तो महत्वपूर्ण है ही। जो लोग अभी न्यूली शुरू किए हैं उनके लिए तो हमने अलग से कोर्स शुरू किया है। उसके अलावे भी इस एप्लीकेशन पे आपको PDF में मिल जाएंगे, BNS के पूरे पोर्शन मिल जाएंगे, BNSS के पूरे पोर्शन मिल जाएंगे, BSA है, आपको सारे माइनर एक्ट से संबंधित प्रश्न MCQ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप जाके जरूर देख सकते हैं। तो देखिए नवंबर 2025 में जो है यह मिशेल बैचलेट, ये प्रश्न ऑप्शन सही होगा, मिशेल बैचलेट जो है इनको जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह जो है क्या है, चिली के राष्ट्रपति, यह कौन थे, चिली के राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने जो है अपना इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है यह दिया गया। और यह पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, यह निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित लोगों के लिए जो है यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो 20 नवंबर 2025 को श्रीमती
सोनिया गांधी के द्वारा जो है यह पुरस्कार जो है मिशेल बैचलेट को दिया गया। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। ये प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, 20 नवंबर 2025 को ही यह पुरस्कार दिया गया, इसलिए प्रश्न बन सकता है, इसको आप लोग देखिएगा, मिशेल बैचलेट। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। बहुत ये प्राइमरी लेवल का है, बिल्कुल सही है, इसमें हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरा है राजभाषा गैर सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली भाषा है। क्या ये गलत सही है या गलत है, इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में जो है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है, मुझे मालूम है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन तो कोई भी लगा लेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द हिंदी एंड द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी, हिंदी और इसकी राजभाषा हिंदी होगी, संघ की यानी यूनियन की राजभाषा होगी, और जो है लिपि देवनागरी होगी। और जो इसका अंकों का स्वरूप होगा, इसको जान लीजिए, अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जो है या इस तरीके से होगा, ये चीज जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ग्लोबल, ये इसका स्वरूप हो गया। और कई जगह इस तरीके का अगर दे दे इस तरीके का, तो ये रोमन में, तो ये सारी चीजें नहीं होगी, ये रोमन जो भाषा ये नहीं होगी। अंकों का स्वरूप क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, यही इसमें बताया गया। और 343 यानी 343 के सब क्लॉज 1 में इस चीज का जो है बताया गया इसके बारे में कि राष्ट्रीय राजभाषा के संबंध में। और इसमें एक चीज और आपको जानना था कि अंग्रेजी जो है यह सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, यह मानी हुई सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी कि जब आपका स्वतंत्रता के बाद जो है जो ये राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो उसमें जो है यह कहा गया था कि 15 साल तक जो है अभी जो है हिंदी के साथ अंग्रेजी का भाषा अनवरत जारी रहेगा, लेकिन वर्तमान सरकमस्टांसेस जो परिस्थितियों को देखते हुए अभी अनंत काल तक जो है अंग्रेजी और हिंदी भाषा रहेगा। इसी के हिसाब से क, ख और ग क्षेत्रों में जो है बांट दिया गया है पूरे जो है संघ को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। तो इसमें क्या है, उपरोक्त कथन ए सत्य है, उपरोक्त कथन बी सत्य नहीं है, उपरोक्त कथन सत्य बी सत्य है, दोनों में से कोई भी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए केवल इसका सत्य है और बाकी सारे जो है गलत है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 आइए। क्वेश्चन संख्या 9 है आपका, उपयुक्त कथनों में से, अच्छा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये है, विंडोज क्या है। जैसे कि मैंने बताया था, मैं पूरे सिलेबस को कवर करते हुए जो भी प्रश्न डाला जाता है आपको पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, अब यहां प्रश्न आ गया विंडोज क्या है। जैसे आपने देखा होगा, जो कुछ विंडोज के बारे में जान लेते हैं। विंडोज जो है यह क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है। विंडोज क्या है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको किस कंपनी ने इसको जो है इसका विकास किया है, तो इस कंपनी का जो है विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसका विकास किया है। तो यह क्या है, विंडोज क्या है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक विंडोज करता क्या है, थोड़ा सा जानकारी लीजिए। विंडोज जो है यह जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या प्रिंटर हो गया, और सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड हो गया, यह जो ब्राउजर होता है, जो MS वर्ड है या ब्राउजर हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारे क्या है, ये सब ब्राउजर है। और ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका विंडोज है, उसमें समन्वय करता है। तो विंडोज जो है ऑपरेटिंग। अब विंडोज की मुख्य विशेषताएं कुछ है, इसको देख लीजिए। यह क्या है, ग्राफिकल इंटरफेस जिसको कि GUI आप लोग देखते होंगे, कंप्यूटर चलाते होंगे तो आइकन और माउस और मेनू के साथ काम करना आसान करता है। या फाइल मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेट सपोर्टिंग सिस्टम काम करता है, सुरक्षा और मल्टीटास्किंग होता है। जैसे आपने एक चीज़ों को खोल लिया तो उसके साथ कई सारी चीज़ें, कई सारे टास्क पे आप काम कर सकते हैं। अब विंडोज के कुछ संस्करण है जिसको कई बार पूछा जाता है कि ये विंडोज है कि क्या है। इसमें आप विंडोज 7 देख सकते हैं, या विंडो 8.1, और अभी लेटेस्ट जो है विंडो 11, विंडो 10। तो ये सारे जो है विंडोज के संस्करण है। तो विंडोज क्या है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को बलात्सम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, बच्चों का जो बाल श्रम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 के तहत इसको प्रतिबंधित किया गया है। और उसमें क्या बताया गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है
किसी भी कारखाने, किसी खदान में या किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा, ताकि उनका शोषण और उनके विकास की रक्षा हो सके। तो अनुच्छेद 24 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बच्चों को बलात्श्रम जो है इसको प्रतिषेधित किया गया है अनुच्छेद 24 में। चलिए अगला प्रश्न है, ऑपरेशन अमानत का क्या उद्देश्य है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन अमानत इज टिकट दलाली रोकना, यातायात रुकावट रोकना, यात्रियों को छूटे हुए सामान को वापस करने के लिए, या स्मगलरिंग रोकने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख सकते हैं। तो ऑपरेशन अमानत जो है, जैसे कि नाम से ही आपको मालूम है, यह जो है यात्रियों के छूटे हुए सामान को वापस करने से संबंधित है। और रेलवे सुरक्षा बल की यह एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है कि यात्रियों या का ट्रेन में या स्टेशन पे चढ़ते समय कोई सामान अगर छूट गया तो उनको ढूंढकर वापस करना, और जिसमें आरपीएफ जवान लावारिस सामान की तस्वीरें वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, और यात्री 139 हेल्पलाइन या अन्य मंडल के लास्ट प्रॉपर्टी ऑफिस के जरिए संपर्क कर अपना कीमती सामान जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, गहने वापस पा सकते हैं, और यात्रियों को का समय और प्रयास बचता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यात्रियों को छूटे हुए सामान को वापस करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, वर्किंग ऑफ रेलवे का है। S27 कोड किसका है? तो क्या यह मिसाइल है, चालान है, चोरी रोकने का सुरक्षा उपाय है, या पिरामिड लोडिंग का प्रकार है? तो आप सभी लोग इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, S27 जो है यह सुरक्षा कोड है, जिसको कि डनेज के नाम से भी जाना जाता है। और जो ब्लीडिंग कंसाइनमेंट होते हैं, जिसमें से कि जो जैसे चीनी हो गया या चावल हो गया, जिसमें से कि बाहर से कोई इस तरीके का सामान उसमें लगा के और उसको निकाल लेना, या उसको ब्लीडिंग कंसाइनमेंट को जो है वो बाहर निकाला जाता है कोई पाइप लगा कर, या तो उन सब को रोकने के लिए जो है यह पुआल या भूसे की बोरियों को जो है रखा जाता है, जिसको कि डनेज के नाम से जानते हैं। और ये बिल्कुल फ्री होता है, यह सामान के साथ इसका कोई भी चार्ज रेलवे प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोरी रोकने का यह एक सुरक्षा उपकरण है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हो गया, खतरनाक और विस्फोटक सामानों के लिए अग्रेषण पत्र का रंग कैसा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्य हम लोग अग्रेषण पत्र को देखेंगे। और अग्रेषण पत्र जो है यह, यानी कि फॉरवर्डिंग नोट जो होता है, यह आधिकारिक फॉर्म होता है जो व्यापारी के द्वारा माल यानी सामान भेजने के लिए रेलवे को दिया जाता है, जिसमें माल का पूरा विवरण, जैसे भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम, सामान की प्रकृति, वजन, दूरी, यह भरकर जो है रेलवे को सौंपा जाता है। तो यह अग्रेषण पत्र होता है। अलग अलग सामानों के लिए इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि आप सामान्य सामान के लिए मटमैला जो है अग्रेषण पत्र होता है, और रक्षा संबंधित सेवाओं के लिए जो है यह गुलाबी रंग का होता है, और जो है सामान्य जो है अग्रेषण पत्र होता है यह सफेद होता है। तो इस प्रश्न का खतरनाक और विस्फोटक सामानों के लिए को गुलाबी रंग का जो है अग्रेषण पत्र जारी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 हो गया, रेलवे सुरक्षा बल नियम के अंतर्गत निंदा करना छोटे मोटे दंड के अंतर्गत आता है। स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। छोटे मोटे दंड का प्रावधान रेल सुरक्षा बल नियम 148.4 में वर्णित है। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, केवल ए सही है, केवल उपरोक्त कथन बी गलत है, उपरोक्त कथन ए असत्य है लेकिन बी सत्य है, दोनों गलत है। तो इसके लिए आपको जो आरपीएफ रूल है थोड़ा सा लेंदी है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और मैंने एप्लीकेशन पे बेहतर से बेहतर तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है। हर एक प्रश्न का आपको एक बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन देने का प्रयत्न किया है। तो देखिए 48 जो है नियम 148 है, यह जो है दंडों का वर्गीकरण करता है कि कौन कौन से दंड, बड़े दंड, छोटे दंड, लघु दंड, ये सारे चीजों का वर्गीकरण करता है। और इसमें जो है चीजों को बताया गया है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए जो है अभ्यावेशित जो बल सदस्य हैं उनको जो है दंड की श्रेणियों में बांटे गए। मुख्यतः देखिए ये 3 श्रेणी में बांटे गए हैं। एक है बड़ा दंड हो गया, या छोटा दंड हो गया, या छोटे मोटे दंड यानी हल्के फुल्के दंड हो गए, और एक स्पष्टीकरण भी इसमें है। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला है बड़ा दंड है। बड़ा दंड के अंतर्गत जो 148 के पॉइंट 2 में दिया गया है, 148 के पॉइंट 2 में इस बड़े दंड में 4 प्रकार के दंड दिए गए हैं। 4 प्रकार के दंड हैं, जिसमें कि आपका सेवा से पदच्युति हो गया, या सेवा से हटाया जाना, या अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अथवा रैंक अथवा श्रेणी में कमी कर देना। दूसरा है छोटा दंड के बारे में दिया गया है, जिसमें 158 के अंतर्गत जो कि सारी चीजें वो क्लियर होती हैं। तो छोटे दंड को वेतनमान के निचले स्तर पर ला देना, वेतन वृद्धि को यानी कि अपने इंक्रीमेंट को रोकना,
या किसी अवधि के लिए प्रोन्नति को रोकना, किसी विशेष पद या सुविधा से वंचित करना, परिनिंदा, यानी कि तो इसमें 5 दंड जो आपके 148 के पॉइंट 3 में हो गए, 148 का पॉइंट 3, मैं जरा सा इसको 4 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए। छोटे मोटे दंड यह है जिसमें जुर्माना हो गया, क्वार्टर गार्ड ड्यूटी हो गई, जो कि हम लोग धारा 9 में पढ़ते हैं, धिकदंड हो गए। तो ये सारी चीजें हो गई, एक स्पष्टीकरण हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि रेलवे सुरक्षा बल नियम का निंदा करना छोटे मोटे दंडों में आता है। एक ऑप्शन ये है। छोटे मोटे दंड देने का प्रावधान 148 के पॉइंट 4 में दिया गया है। तो ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और छोटे मोटे जो दंड होते हैं, जो पीनी पनिशमेंट होते, जो पनिशमेंट होते हैं, पीटी पनिशमेंट होते हैं, यह जो है 149 में दिए गए हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आइए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। रेल अधिनियम की धारा 162 के संबंध में निम्नलिखित गलत कथन का चयन करें। अब इसमें से गलत कथन का चयन करना है 162 के संबंध में। जैसे कि 62 आपको मालूम है कि महिलाओं के लिए जो है इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको देख लेते हैं। तो भारतीय रेल अधिनियम की धारा 162 जो है, यदि इसमें कोई पुरुष यात्री यह जानते हुए कि कोई डिब्बा या कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो उसे बिना वैध कारण के प्रवेश करता है या सीट खाली करने के कहने पर भी नहीं मानता है या सीट को नहीं छोड़ता है, तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लग सकता है, अथवा उसका टिकट भी जब्त किया जा सकता है और उसे ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। यह धारा महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आरक्षित डब्बों में पुरुष के अनाधिकृत प्रवेश को रोकती है। तो ऑप्शन इसका है, यदि कोई पुरुष यात्री गलती से महिला डिब्बे में चढ़ जाए तो उसे तुरंत दंडित किया जाएगा। महिला आरक्षित डब्बे में प्रवेश करने वाला हर पुरुष यात्री स्वतः अपराधी माना जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आप बढ़िया से पढ़िए। इस तरह के प्रश्नों में जो है आपको कंफ्यूज होने का चांस रहता है। तो ये 162 तो महिला डब्बों में चढ़ने के लिए रोकती है, लेकिन उन्हें तुरंत दंडित नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पे देखिए गलती से हो गया कि जो है गलती से चढ़ता है, तो ये ऑप्शन इसका जो है ये गलत हो गया। और आरक्षित डब्बों में प्रवेश करने वाला हर पुरुष यात्री जो है स्वतः अपराधी बन जाता है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, विकल्प बी सही है, और ऑप्शन में ए और बी दोनों गलत है। लेकिन यहां से पूछ रहा है कि गलत कथन का चयन करें, यहां पे गलत कथन का चयन करना है। तो चूंकि ये दोनों कथन जो है ये जो है गलत है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी गलत कथन कौन है, ए और बी दोनों गलत कथन है। अब जो है इससे संबंधित देखिए आपको कई सारी चीजें और आपको बता देते हैं कि 162 जो है केवल महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाया गया ये धारा है, जो रेलवे एक्ट का है। और इसमें यदि कोई पुरुष यात्री गलती से महिला आरक्षित डब्बे में चढ़ जाता है तो उसे तुरंत दंडित नहीं किया जाएगा। यानी उसे ऐसा नहीं कि तुरंत उसे दंडित किया जाएगा, ये उसे तुरंत दंडित नहीं किया जाएगा। आरक्षित डब्बे से बिना वैध कारण के प्रवेश करने पर अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं कुछ इसको आप लोग देखिएगा। जो सब्जेक्टिव हमारा फॉर्म है इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। रेलवे क्रॉसिंग यानी संपार फाटक को खोलने या तोड़ने से संबंधित रेल अधिनियम की कौन सी धारा है? धारा 160, धारा 161, धारा 174 और धारा 176। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर के तीनों विकल्प दिख रहे हैं, ये तीनों विकल्प मिलते जुलते ही हैं, संपार फाटक से ही संबंधित है। 160 भी वही है, 161, 174 या 176। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख सकते हैं 160 इसका राइट आंसर होगा। संपार फाटकों को खोलना या तोड़ना 160 से संबंधित है। और ये 161 क्या है? ये जानबूझकर जो है या कोई फाटक या कोई रास्ता जो रेल प्रशासन द्वारा बंद किया है उसको खोलने के लिए यह दंड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 160 में देखिए क्या क्या बताया गया है। इसमें संपार फाटक को बताया गया यानी कि लेवल क्रॉसिंग को बताया गया है, जो कि रेलवे एक्ट की धारा 2 के 22 में आप देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो रेलवे कर्मचारी नहीं है या जिसे इसकी अनुमति नहीं है किसी ऐसे संपार फाटक जो सड़क यातायात के लिए बंद हो उसको खोलता है या उसे 3 साल तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। उसमें एक और पॉइंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, आग के त्रिभुज के अनुसार आग के लगातार जलते रहने के लिए कौन सा संयोजन इसमें महत्वपूर्ण है? तो आपने फायर ट्रिंगल पढ़ा होगा, जिसमें से कि ये 3 है फायर ट्रिंगल में।
ये इस तरह का बना होता है, ये फायर ट्रिंगल है, ये 3 तरीके का ट्रिंगल बना होता है, और जिसमें आग को जलने के लिए जो है इसमें जो है ईंधन, ऑक्सीजन और उष्मा यानी कि आग, तीनों का रहना इसमें जरूरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन, ऑक्सीजन और उष्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आग का त्रिकोण है ये। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आरपीयूपी अधिनियम के अंतर्गत बल का सदस्य यानी जो मेंबर ऑफ द फोर्स होगा किसे कहा जाएगा? तो हु इज कॉल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर द आरपीयूपी एक्ट? तो इसमें देखिए केवल सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी, केवल कांस्टेबल, बल में नियुक्त कोई व्यक्ति जो अधिकारी न हो, या बल में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति। तो 18 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। 18 में जो है परिभाषाओं का जो है इसमें दिया गया है और आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत। और इसमें प्रश्न हमारा क्या है? बल का सदस्य। तो बल का सदस्य में यही परिभाषा किया गया है कि मेंबर ऑफ द फोर्स से अभिप्राय बल में नियुक्त वह व्यक्ति है जो वरिष्ठ अधिकारी न हो, जो कि वरिष्ठ अधिकारी न हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बल में जो वरिष्ठ अधिकारी न हो वह क्या हो जाएगा? बल सदस्य। अब आप इस बल सदस्य को मेंबर ऑफ द फोर्स में या इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, आप आरपीएफ एक्ट में जाएंगे तो आरपीएफ एक्ट में क्या है? कांस्टेबल टू डीजी सभी जो है बल सदस्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न के लिहाज से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ऐसा व्यक्ति जो बल में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त न हो वह क्या है? जो है बल का सदस्य यानी मेंबर ऑफ द फोर्स कहा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आरपीयूपी एक्ट के जो परिभाषाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे ए में बल का के बारे में दिया है, बी में बल का सदस्य दिया गया है, सी में जो है बल के अधिकारी को डिफाइन किया गया है, डी में जो है रेल संपत्ति को डिफाइन कर गया है, जिसमें बाद में जो है जो बुकशुदा संपत्ति है उसको भी उसमें शामिल किया गया था, और जो है ई में जो है वरिष्ठ अधिकारी यानी कि सुपीरियर अधिकारी को भी दिया गया है। तो इस तरीके से आप इस सारी चीजों को देख सकते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में अपरिणामी दुर्घटना के उदाहरण क्या हैं? खतरे के संकेत को पार करना, एक टक्कर होने से बचने के लिए, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, उपरोक्त सभी। तो जब भी देखिए दुर्घटना दो तरह की होती है, परिणामी दुर्घटना और अपरिणामी दुर्घटना। परिणामी दुर्घटना का मतलब कि एक्सीडेंट हुआ और वो परिणाम उसका कुछ ना कुछ उसका निकल गया, या अपरिणामी जो कि दुर्घटना होते होते जो है बाल बाल बच गया, यानी दुर्घटना हो नहीं पाई। तो परिणामी दुर्घटना जो है इसमें जैसे कि आपको आमने सामने की टक्कर हो गई, सिग्नल तोड़ना, तेज गति, मानवीय भूल, ये सभी क्या है? ये सारी चीजें जो है परिणामी दुर्घटनाओं के प्रकार है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त नहीं, सॉरी, अपरिणामी दुर्घटना दिया है यहाँ पे। देखिए थोड़ा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। अपरिणामी दुर्घटना, तो अगर जल्दबाजी में कोई प्रश्न थोड़ा सा गलत होता है तो आप करेक्ट जरूर करिएगा इसको जो है क्वेश्चंस को। तो अपरिणामी दुर्घटना, जैसे कभी मैं भूल रहा था, मैं इसको परिणामी पढ़ रहा था। अपरिणामी यानी अप्रोवोक्ड जो है एक्सीडेंट के बारे में बताया जाए। अपरिणामी दुर्घटना जिसमें दुर्घटना नहीं हुई, तो खतरे के संकेत को पार कर देना यह जो है क्या है? यह परिणामी दुर्घटना हो गई। एक टक्कर से होने से बचने के लिए, यह भी जो है यह अपरिणामी दुर्घटना हो गई। और ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ये भी अपरिणामी दुर्घटना हो गई। तो उपरोक्त सभी ये क्या है? वो अपरिणामी दुर्घटना है। इसमें जो है परिणामी दुर्घटना इसको नहीं कहा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है? पहला है वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और शक्ति से संबंधित है, या बल के प्रशासन की ओर से अधीक्षण के बारे में है, सुपरिटेंडेंट ऑफ फोर्स एंड फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन, बल के निर्माण से संबंधित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धारा 3 क्या है? बल के निर्माण यानी कि जो है फॉर्मेशन ऑफ द फोर्स के बारे में धारा 3 के अंतर्गत जो है यह बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर जाइए। और बल के गठन में जो मैंने अभी आरपीएफ एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, अभी 10 सेक्शन हुआ है, अभी कल आपको उसका भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो वो बल में जो है वो बताया गया है कि संघ के सशस्त्र बल के रूप में गठित किया जाएगा, जिसको कि रेलवे सुरक्षा बल जिसको कहा जाएगा। और बल के गठन इस प्रकार किया जाएगा कि उसमें वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारियों और बल के अन्य नामांकित सदस्यों की संख्या होगी, और उनका वेतन और उनका पारिश्रमिक जो है वो कौन निर्धारित करेगा? केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसको मैंने जो वीडियो डाला था जिसमें से कि आपको अभी चल रहा है सीरीज जो है सब्जेक्ट वाइज, उसमें आपको मैंने बेहतर उसमें चीजों को बताया है। चलिए अगला प्रश्न है, मटकी निम्न में से किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? मटकी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या पंजाब? ये महत्वपूर्ण है, आपका जीके का प्रश्न बन सकता है 21 जो है। तो चलिए जो मटकी है यह जो है मध्य प्रदेश का, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जो जनजातीय लोग होते हैं वह मटकी
जो है नृत्य करते हैं। और यह जो है जो खानाबदोश जातियाँ होती हैं उनके लिए है। और इसमें वो घड़े, छोटे घड़े को लेकर और प्रदर्शन करती हैं, जिसमें उनका वो नृत्य होता है जिसको मटकी नृत्य के रूप में या घड़ा नृत्य के रूप में उसको जाना जाता है। इसके अलावा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जो है आप जो है देख सकते हैं, असम में जो है बिहू, नागा नृत्य, खेत गोपाल, नट पूजा, महारास, केनो, झुमरा, होबनोई इत्यादि जो है यह जो है आसाम के त्योहार हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपको आडा, खाड़ा नाच, सांभल, दोनी, मानो, फूलपति, ग्रीडा, ये सब नाच हैं। बिहार में आप जो है बाखो बखैन, समा चकवा, विदेशिया, जटा जटीन, पनवरिया, ये नाच जो है महत्वपूर्ण है। राजस्थान के भी नृत्य काफ़ी जो है फेमस है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि धूमर, चक्री, गणगौर, चंग या कालबेलिया, ये सारे जो है महत्वपूर्ण आपके जो लोक नृत्य हैं। इसको याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेलवे में दुर्घटनाओं के कारणों में से निम्न में से क्या शामिल है? द कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन रेलवे इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? कांटों की गलत सेटिंग, ट्रैक पर काम करते समय रेल कर्मचारियों की इच्छानुसार नियमों की धज्जियां उड़ाना, गेज का प्रसार या उपरोक्त सभी। क्या हो सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी का देते हैं, दे सकते हैं आप जो है। दुर्घटना के कारणों में क्या है? कांटों की गलत सेटिंग, ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों की इच्छानुसार नियमों की धज्जियां उड़ाना, गेज का प्रसार, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये तीनों जो कारण है यह रेल दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है जो है 23 नंबर प्रश्न है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह कम से कम एक मित्र या रिश्तेदार को यथाशीघ्र सूचना दिया जाए कि उसे गिरफ्तार किया गया है। यह प्रावधान बीएनएसएस 2023 के किस धारा में दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो है ये गिरफ्तारी से संबंधित या हिरासत से संबंधित जो हम लोग का सेक्शन बीएनएसएस में जो है जो 35 से लेकर और आगे तक का है उसके बारे से में संबंधित ये प्रश्न है, तो इतना आपको जानकारी रखना चाहिए। तो इसकी जो धारा 48 है, धारा 48 को क्या कहती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र या एक रिश्तेदार को यह सूचना यथाशीघ्र दी जाएगी कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। धारा 38, धारा 35 आपको बिना वारंट गिरफ्तारी आपको मालूम ही है। तो इस तरीके से आइए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 48 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। धारा 48 के अंतर्गत जो है यह बताया गया है कि मित्र या रिश्तेदार को सूचना दी जाएगी। अगला प्रश्न है, रेलवे एक्ट की धारा 150 के अंतर्गत रेलगाड़ी को शत्रुतापूर्वक तोड़फोड़ करना एक दंडनीय अपराध है। और बी क्या कह रहा है? उपरोक्त अपराध के लिए आरोपी को आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं। जो धारा 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रेल अधिनियम की धारा 150 जो है यह किसी रेलगाड़ी को जानबूझकर दुर्भावनापूर्वक तरीके से नष्ट करने या उसे दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास से संबंधित है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो। और यह एक गंभीर अपराध है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड हो सकता है। और इसमें आजीवन कारावास से या अधिकतम सजा जो है यहाँ है उपरोक्त आजीवन कारावास या 10 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। तो इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ मृत्युदंड आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर सजा से दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रेलवे एक्ट की धारा 150 के अंतर्गत शत्रुतापूर्वक तोड़फोड़ करना एक दंडनीय अपराध है। तो आप राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पे देखिए केवल शब्द नहीं दिया। अगर यही दे देता कि उपरोक्त अपराध के लिए अधिकतम सजा, अगर ये डेल देता तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। तो यहां अधिकतम नहीं दिया, यहां पे अपराध के लिए आरोपी को आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो यही बताया गया है उसके सब क्लॉज 2 में कि उपरोक्त अपराध के लिए जो है आरोपी को जो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास दिया जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आरपीयूपी एक्ट की धारा 12 के अनुसार किसे सहायता प्रदान की जानी चाहिए? आरपीयूपी एक्ट किस केवल वरिष्ठ अधिकारियों को, केवल बल के सदस्यों को, वरिष्ठ अधिकारियों और बल सदस्य दोनों को, या केवल स्टेशन मास्टर को? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं। जो अधिकारी होंगे या जो सरकार के सेवक होंगे वह जो है सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। और ये पोजीशन, ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको बीएनएसएस के अंतर्गत भी आपको मिलेगी। तो आरपीयूपी एक्ट की धारा 12 जो है यही बताती है कि सरकार के सभी अधिकारी और सभी ग्राम अधिकारी
को यह अधिकार दिया गया है और यह उनका कर्तव्य भी है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों एवं बल सदस्यों को इस अधिनियम के प्रवर्तन यानी उनके इन्फोर्समेंट में सहायता करेंगे। तो वरिष्ठ के अधिकारी और बल सदस्य दोनों की करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। यहां से प्रश्न आते हैं, गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था। एक प्रश्न यहां से आपको बनना है, गन पाउडर कह लीजिए या इससे संबंधित जो भी चीजें हैं, डायनामाइट को कह लीजिए या जो है, तो ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था, तो 26 में क्वेश्चन नंबर 26 में जो है गन पाउडर का जो है आविष्कार जो है या किसने किया था, रोजर बेकन ने किया था। रोजर बेकन ने जो है गन पाउडर का आविष्कार किया था। और इसके अलावा एक होता है गन कार्टन, भी आप देख सकते हैं गन कार्टन। गन कार्टन एक मैं देख ही लेता हूं। देखिए रोजर बेकन ने किया था, ये किसका, गन पाउडर। एक बार आप इसको नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। विलियम बिगफोर्ड ने किस चीज का जो है आविष्कार किया था, तो इन्होंने सेफ्टी फ्यूज का आविष्कार जो है, सेफ्टी फ्यूज का आविष्कार जो है विलियम बिगफोर्ड ने किया था। सोन बिन ने किस चीज का आविष्कार किया था, महत्वपूर्ण है ये, कई बार जो है इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो ये इन्होंने गन कार्टन का आविष्कार जो सोन बिन ने किया था और गन पाउडर का रोजर बेकर ने किया था। और जो है विल्ब्रेंट ने किस चीज का आविष्कार किया था, तो इसने टीएनटी का आविष्कार किया था। टीएनटी ये उच्च विस्फोटक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। रोजर बेकर ने गन पाउडर का आविष्कार किया था। और गन कार्टन की अगर बात करें तो गन कार्टन का आविष्कार सोन बिन ने किया था। विलियम बिगफोर्ड ने सेफ्टी फ्यूज का आविष्कार किया था। विल्ब्रेंट ने टीएनटी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विस्फोटक के उदाहरण क्या है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्सप्लोसिव, सीसा एजाइड, टेट्राजीन, सिल्वर एजाइड या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं कि प्राथमिक विस्फोटक के उदाहरण क्या है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए, जो प्राथमिक विस्फोटक होते हैं वह अत्यधिक संवेदनशील होते हैं किंतु कम शक्तिशाली होते हैं। संवेदनशील तो होते हैं लेकिन वे शक्तिशाली कम होते हैं। इसमें आपको लेड अजाइड हो गया या लेड स्टिपनेट हो गया, सिल्वर अजाइड हो गया या मरकरी फल्मिनेट हो गया या टेट्राजीन हो गया। ये सभी जो क्या है प्राथमिक विस्फोट के उदाहरण है। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उपरोक्त सभी जो भी ऊपर के ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी जो है यह क्या है, यह प्राथमिक विस्फोटक के उदाहरण है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। एक बार जरा मैं अपनी बैटरी देख लेता हूं, बैटरी वगैरह ठीक ठाक है तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा इसको। अगला है, महिला की जामा तलाशी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट थिंग टू कीप इन माइंड विल सर्चिंग फॉर अ वुमेन बॉडी। देखिए ये जो है क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन का है। देखिए यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर है, इनकरेक्ट के लिए माइनस 0.33 का आपका माइनस मार्किंग है। और इस सेट को आप लगाते हैं तो इसमें आपको लास्ट में आपको पूरा टाइमिंग भी बताएगा कि आपने कितने समय में जो है यह सेट 180 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। 20 प्रश्न आप इसमें छोड़ सकते हैं जैसे कि आपका परीक्षा का पैटर्न है। और यहाँ से आप अपना जो है देख सकते हैं। और बाकी लास्ट में जब इसका सॉल्यूशन सेक्शन आता है, जब आप पेपर जब सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन सेक्शन आता है जिसमें से कि आपको चीजें मिलेंगी, वहां उसे कनेक्टेड चीजें जो भी होंगी वो बहुत डिटेल में मिलेंगी। तो आप जो है क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन वो केवल एक एप्लीकेशन नहीं है बल्कि आपके लिए एक पूरी किताब है, एक पूरी तैयारी है। तो वहां से जाकर क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन को आप जरूर देखें, वहां आपको जरूर इन सारी चीजों में कोई बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, महिला की जामा तलाशी लेते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो व्हाट थिंग टू कीप इन माइंड विल सर्चिंग फॉर अ वुमेन बॉडी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बीएनएसएस की जो धारा 49 है इसमें जो है, और जो धारा 103 है इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि महिला की तलाशी से संबंधित प्रावधान दिया गया है 49 में और धारा 103 में। और यह सुनिश्चित करते हैं कि महिला की तलाशी केवल एक महिला अधिकारी द्वारा या महिला गवाह की उपस्थिति में पूरी शालीनता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह तलाशी सूर्यास्त के बाद कुछ अपवादों को छोड़कर नहीं होती है। यानी कि सूर्यास्त होने के बाद अपवाद के रूप में यह है कि उसको नहीं होता है। तो यह 49 का प्रोविजन है जिसमें से कि तलाशी की प्रक्रिया दिया गया है और इसमें ही महिला के तलाशी के बारे में बताया गया है। तो खोज शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, बिल्कुल राइट है। अन्य महिला बल सदस्य के द्वारा लिया जाना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। जहां महिला बल सदस्य उपलब्ध नहीं वहां किसी अन्य महिला से तलाशी ली जाए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं।
देखिए अलग अलग प्रोविजन इसमें सारी चीज इसमें है। जैसे कि सेक्शन 49 जो है यह कहता है कि महिला की तलाशी हमेशा दूसरे महिला द्वारा ही की जानी चाहिए और तलाशी में पूरी जो है शालीनता का और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं जो है धारा 43 जो बीएनएसएस का यह इसका भाग 5 कहता है कि सूर्यास्त यानी सनसेट और सूर्योदय सनराइज से पहले किसी महिला की तलाशी पर रोक लगाता है अपवाद के स्वरूप में सिवाय कुछ परिस्थितियों के। और वहीं धारा 103 बीएनएसएस का यह कहता है कि तलाशी के दौरान गवाहों की भूमिका और तलाशी की प्रक्रिया को यह स्पष्ट करता है, जिसमें से यह कहा गया है कि अंदर महिलाएं हो तो उन्हें सुरक्षित जगह जाने का समय देना होगा। तो बीएनएसएस के सेक्शन बीएनएसएस का जो सेक्शन 43, 49 और 103 ये तीनों सेक्शन जो है महिला की तलाशी के बारे में है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, तीनों सेक्शन के बारे में मैंने बताया यहां से, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। 43, 49, 103 महिला की तलाशी के बारे में। अब यहाँ जैसे भी प्रश्न आता है उस प्रश्न को आप लगाइएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1965 के अंतर्गत किन मामलों में जांच गठित नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसे मामला है जिसमें जांच गठित नहीं किया जा सकता? बल सदस्यों द्वारा गोलीबारी की घटना, चाहे वो ऑपरेशनल हो या एक्सीडेंटल हो, बल के वित्तीय अनियमितताओं के मामले में, बल के मोटर वाहन की दुर्घटना, बल के सदस्यों के प्रति अवज्ञा। तो जांच यहाँ पे देखिए, जांच थोड़ा सा छूट गया है, जांच न्यायालय, यहाँ पे जांच न्यायालय होना चाहिए। मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया था कि जांच क्या है, जांच तो गठित किया ही जा सकता है, जांच न्यायालय गठित नहीं किया जा सकता 265 के अंतर्गत किन मामलों में? तो बल सदस्यों के साथ गोलीबारी के मामले हो गए, तो उसमें जो है तो बल जांच जो है जांच न्यायालय का गठन यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठन किया ही जा सकता है। और 265 जो है इसका प्रोविजन एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो 265 में यही प्रोविजन दिया गया है कि बल के भीतर किसी अपराध दुर्घटना जैसे गोलीबारी, अप्राकृतिक मौत, वित्तीय अनियमितता या महत्वपूर्ण घटना जैसे किसी गुप्त दस्तावेज का खोना, मोटर वाहन की दुर्घटना की जांच के लिए एक न्यायालय का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य तथ्यों का पता लगाना और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना है। यह नियम जांच न्यायालय के गठन के कारण जैसे बल के सदस्य द्वारा अपराध, गोलीबारी, अप्राकृतिक मौत, प्रक्रिया और निष्कर्षों पर कार्रवाई करने के तरीकों को बताता है। तो इसमें ये सभी चीजें उपलब्ध हैं 265 के अंतर्गत। क्या रहा है कि किन मामलों में जो है गठित नहीं किया जा सकता बल सदस्यों को अधिकार। देखिए ये आपका ये जो है ये आंसर आपका सही हो गया। बल सदस्यों के और अधिकारियों के प्रति जो अवज्ञा के मामले हैं ये जो है ये गलत हो गया, क्योंकि जांच न्यायालय का गठन जो है या किसी एक्सीडेंट में या कोई फाइनेंशियली कोई किसी प्रकार का अगर इरेगुलरिटी होती है उसके मामले में, या बल के कोई मोटर वाहन की दुर्घटना होती है, इन तीनों मामलों में जांच न्यायालय का गठन किया जाता है। लेकिन बल सदस्यों के अधिकारियों के प्रति अवज्ञा के लिए दूसरा प्रोविजन है, यह आरपीएफ रूल में जो है यह 265 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बल सदस्य निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील रेलवे सुरक्षा बल के किस नियम के अंतर्गत करेगा? नियम 210, नियम 211, नियम 214, नियम 215। हालांकि देखिए ये जो सेट है जिन लोगों ने 4 साल या 3 साल से तैयारी कर रखी है उनके लिए है, ये जो अभी नए लोग पढ़ेंगे तो उनके लिए जो है ये सही नहीं रहेगा, या प्रैक्टिस के लिए वो लोग देख सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं खास करके 2014 के बैच के लिए, उन्हीं लोगों के लिए मैंने सब्जेक्टिव शुरू किया है, जिसमें बिल्कुल जीरो से और हीरो तक आपको जो है सारी चीजें बताई जाएंगी, जीरो से लेकर और जो है अपर लेवल तक की चीजों को उसमें बताया जाएगा, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही फॉर्म में होंगे। और तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपील से संबंधित तो सबको मालूम है 211 में अपील से संबंधित है, अपील 211 में किया जाता है 211 के अंतर्गत। तो निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील है, और इसमें जो है अभ्यावेशित बल सदस्य है वह निलंबित अगर किया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। उसमें कुछ मुख्य मुख्य चीजें हैं अपील में, जो कि अपील उच्च प्राधिकारी के पास की जाती है जिसके अधीन निलंबन आदेश देने वाला प्राधिकारी कार्य करता है, या अपील उस अधिकारी के पास भी की जा सकती है जिसके बारे में यह माना जाता है कि उसे निलंबन आदेश दिया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर से आइए, अगला प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रेलवे रसीद में आरआर नंबर कहाँ अंकित होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो है आपका जो है यह जो है वर्किंग ऑफ रेलवे का प्रश्न है। आप देख सकते हैं कितने बैलेंस्ड जो है ये पेपर जो भी सेट है यहाँ पे कितने बैलेंस हैं, सारी चीजों को रखा गया है। रेलवे रसीद में आरआर नंबर कहाँ पे अंकित होता है? बाईं ओर नीचे, दाईं ओर ऊपर, बीच में या पीछे की ओर? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31 नंबर जो प्रश्न है इसका जो है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो आरआर है इसको
रेलवे एक्ट के धारा 65 में इस चीज को आरआर को डिफाइन किया गया है, धारा 65 में डिफाइन किया गया है। और रेलवे रसीद क्या होता है, यह माल को स्वीकार करने के बाद यह व्यापारी को दी जाती है। जैसे बुक करने के लिए आपने अग्रेषण पत्र भर कर दिया और जब बुकिंग क्लर्क के द्वारा जब माल को स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है जिसको कि आरआर बोलते हैं। और यह जो है रेलवे रसीद एक छपी हुई रसीद होती है जो दोनों तरफ यानी फ्रंट और रियर दोनों साइड में क्या होता है, इसमें यह मुद्रित होती है। और रेलवे रसीद का एक पक्ष जो है गुड्स क्लर्क या स्टेशन मास्टर के द्वारा दिया जाता है और रेलवे रसीद के पीछे व्यापारियों को आवश्यक हिदायतें दी जाती है। अब इसको ये 4 या 5 कापियों में बनाई जाती है। होम रेल में कई बार प्रश्न आता है, होम रेलवे में जो है 4 कापी में और जो है फॉरेन रेलवे में, फॉरेन में जो है क्या 5 कापी में इसको दिया जाता है, फॉरेन में 5 कापी में दिया जाता है। और जो है यह जो है दाईं तरफ जो है आरआर नंबर जो है रेलवे रसीद के दाहिनी ओर कोने में होता है, दाहिनी ओर ऊपर के साथ कोने में होता है, एक आरआर नंबर जनरेट होता है दाहिनी ओर कोने में। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। मेरा प्रयास है अधिक से अधिक चीज़ों से कनेक्ट करना, आप कितना इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ये आपके ऊपर है। और नियमित प्रयास करेंगे आप जो है, नियमित अगर एप्लीकेशन पे जाके आप अपना एमसीक्यू लगाएंगे तो ये 6 महीने में आप बहुत अच्छे आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। और सारे जो है प्रश्न बिल्कुल जो है ऑथेंटिक हैं, कहीं से कोई गलत नहीं है। कई बार कई लेयर की जांच के बाद प्रश्न जो है आपको दिए जाते हैं तो गलती की कहीं भी चांस नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर और प्रश्न को लगाएं। और बाकी 1-2% गलती की चांस हमेशा ही रहती है, तो इतना बड़ा वर्क आप लोगों के लिए किया जा रहा है तो थोड़ी सी गलती अगर होती है तो आप लोग जरूर उसको कमेंट सेक्शन में करें, उसको सुधार करके और जो है उसको जरूर किया जाएगा। बाकी गलती का कोई चांस वहां से नहीं है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए ये आपका माइनर एक्ट का प्रश्न आ गया। 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस सेशन में, 50 क्वेश्चन और कल करेंगे जैसे टाइम मिलेगा, या कल तो रेलवे एक्ट के, चूंकि आज संडे का मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने इस सेशन को चला दिया। बाकी मैं तो चाहता हूं कि पर डे आपके लिए जो है इस तरह के क्वेश्चन लेकर आऊं, लेकिन थोड़ा समय की बाध्यता है और इसकी वजह से। देखिए ऑप्शन है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा 30 दिन है। किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की समय सीमा मात्र 24 घंटे है। उपरोक्त ए गलत है, उपरोक्त बी सत्य है, उपरोक्त ए सत्य है लेकिन बी गलत है, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो आप इसके बारे में देखिए, और इसमें यही बताया गया है कि जो है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा के बारे में बताया गया है, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जो है अगर सूचना हो तो उसको 48 घंटे के अंदर प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया बी। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि सूचना प्राप्त करने का जो समय सीमा कितना होगा, तो यह होता है 30 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए सत्य है लेकिन बी गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 33 है। डीटीआर का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेन रजिस्टर का निरोध, यानी कि डिटेंशन ऑफ ट्रेन रजिस्टर, प्रत्यक्ष पारगम रजिस्टर यानी डायरेक्ट ट्रांजिट रजिस्टर, दैनिक लेन देन रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण और इजी सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगा सकते हैं। तो डीटीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? डेली ट्रांजैक्शन रजिस्टर, दैनिक लेन देन रजिस्टर है ऑप्शन नंबर सी। यह जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट का एक रजिस्टर डीटीआर है जो कि कमर्शियल विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। सुरक्षा न्यायालय मिलकर गठित होता है। सुरक्षा न्यायालय किन किन व्यक्तियों से मिलकर गठित होता है? और सुरक्षा न्यायालय को जो है आरपीएफ रूल के अंतर्गत जो है किस रूल में दिया गया है? तो सबसे पहले जान लीजिए 168 में जो है सुरक्षा न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है और 169 में सुरक्षा न्यायालयों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो सुरक्षा न्यायालय में क्या क्या चीजें इसको जान लीजिए। 168 के अंतर्गत यह बताया गया है कि नियम 30 में निर्दिष्ट सहायक महानिदेशक, वरिष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट, जब आरपीएफ रूल का नियम 30 देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेटियल पावर के बारे में बताया गया, और उसमें बताया गया है कि सहायक महानिदेशक, वरिष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट जो है इनको मजिस्ट्रेटियल पावर है, यानी मजिस्ट्रेट के समकक्ष शक्तियां प्राप्त हैं। हाँ, सुरक्षा न्यायालय का गठन किया जाता है जिसके पीठाधीन अधिकारी कहा जाता है। तो इसमें कौन सा होगा? सहायक महानिदेशक, वरिष्ठ कमांडेंट, कमांडेंट, ये सभी जो है इसमें रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। सहायक महानिरीक्षक और वरिष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट, ये दोनों राइट सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए 168 में जो है सुरक्षा न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं।
निश्चित अवधि के लिए पेंशन नियमों के अधीन देय अधिकतम पेंशन में कमी या रोकना किस प्रकार का दंड है? महत्वपूर्ण, अभी मैंने बताया है आपको 148 के अंतर्गत जो है दंडों के बारे में। बड़ी सजा है, लघु दंड है, छोटे मोटे दंड है या अन्य छोटे दंड है? तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या है इसमें, क्या दे रहा है? पेंशन, निश्चित अवधि के लिए पेंशन नियमों के अधीन देय अधिकतम पेंशन की कमी को रोकना किस प्रकार का दंड है? जैसे कि मैंने बताया आपको, बड़ी सजा जो है आपका 148 के पॉइंट 2 में दे दिया गया है, जिसमें 5 सजाएं हैं। लघु दंड यानी कि छोटे दंड है, ये इसको जो है 148 के पॉइंट 3 में दे दिया गया है। और छोटे मोटे दंड जिसको 148 के पॉइंट 4 में दे दिया गया है। और अन्य छोटे दंड है, इसको जो है 149 में दिया गया है। अन्य छोटे मोटे दंड इसके बारे में बताया गया है। और इसमें जो है इसी के अंतर्गत जो है बताया गया है कि सुविधा पास या टिकट पास के आदेश को रोकना या उसको जो है पेंशन में कमी करना, ये सारी चीजें जो है अन्य छोटे दंड के अंतर्गत आते हैं। और इसको 149 के सब क्लॉज सब रूल 1 में इसको बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि अधिकतम पेंशन की कमी रोकना यह क्या है? अन्य छोटे दंडों में यानी अदर माइनर पेनल्टी। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115 गंभीर चोट से संबंधित है, क्या यह सही है? अस्थि या दांत का भंग या विसंधान घोर उपहति के अंतर्गत आता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। ये जो है अस्थि या दांत का भंग या विसंधान या घोर उपहति में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है 115 में गंभीर चोट न कर, यह क्या है? स्वेच्छा घोर उपहति, ये इसका सही होगा। स्वेच्छा घोर उपहति यह 115 में है। तो इस हिसाब से ए गलत है लेकिन बी सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऊपर ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आइए डेफिनेशन खंड के ऊपर आ जाते हैं। ये बीएनएसएस का डेफिनेशन खंड है। धारा 2 के ए में जो है क्या है? ऑडियो वीडियो मीन्स, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नया शब्द जोड़ा गया है। 2 के आई में जो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के बारे में दिया गया है। 2 के ई में बंद पत्र दिया गया है, ये भी नया है, ये भी नया है। और 2 के एफ में जमानत पत्र दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? इसको आप लोग देख सकते हैं। 2 के एफ में जो है जमानत पत्र नहीं, 2 के एफ में जो है आरोप होगा, आरोप को दिया गया है। जबकि 2 के डी में जो है जमानत पत्र को दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? डी जो है इसका सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला है, आरोप की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में दिया गया है? तो मैंने अभी इसके बारे में हम लोगों ने देखा 38 नंबर क्वेश्चन में जो है कि जो है आरोप जो है 2 के एफ में जो है आरोप के बारे में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेल अधिनियम की धारा 156 के संबंध में सही कथन क्या है? रेलगाड़ी के पायदान पर यात्रा करने के लिए दंड से संबंधित है। यात्रियों के लिए बने डिब्बे के अलावा किसी अन्य हिस्से पर यात्रा करने पर रोक लगाती है। ट्रेन की छत, फुटबोर्ड या इंजन पर यात्रा करने पर रोक लगाने से संबंधित है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि धारा 156 जो है रेलगाड़ी की पायदान पर यात्रा करना या फुटबोर्ड पर यात्रा करना जो है यह दंड से संबंधित है और किसी अन्य हिस्से पर यात्रा कर लगाने को रोकती है। ट्रेन की छत पे, फुटबोर्ड पे या रेल इंजन पर यात्रा करना पर रोक लगाती है। उपरोक्त सभी कथन सही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 156 में जैसा कि बताया गया है कि ट्रेन की छत, पायदान, सीढ़ी अथवा इंजन पर जो है यात्रा करना जो है यह क्या है? अपराध है। और इसमें जो है दंड कितना है? 3 महीने का कारावास, 3 माह कारावास इसमें है और 500 रुपए तक का जुर्माना प्लस 500 रुपए का जुर्माना या दोनों का दंड इसमें है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, एमजीआर का फुल फॉर्म क्या है? मासिक सामग्री यानी मंथली गुड्स रिपोर्ट, खोए हुए माल की रिपोर्ट यानी मिसिंग गुड्स रिपोर्ट, गुम हुए गैजेट्स की रिपोर्ट यानी मिसिंग गैजेट्स रिपोर्ट, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का राइट क्या होगा? मिसिंग गुड्स रिपोर्ट। मिसिंग गुड्स रिपोर्ट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कैसा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नामांकित बल सदस्यों जिनको निलंबित किया जा सकता है और प्राधिकारी जो उन्हें निलंबित कर सकते हैं वे उनका उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का। तो अनुसूची 1 में तो पद और पदनाम है, अधिकारियों के पद व पदनाम के बारे में दिया गया। 12 अनुसूचियां हैं इसमें दिया गया है। अनुसूची
अगर 2 की बात करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में दिया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशासनिक शक्तियां। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है, तो अनुसूची 3 में जो है प्रशासनिक अधिकारियों और उनकी शक्तियों को दिया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों के बारे में दिया गया है। और अनुसूची जो है 4 जो है यह किससे संबंधित है, तो अनुसूची 4 जो है नियुक्ति और प्रोन्नति से संबंधित है, नियुक्ति और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निलंबित करने की सजा का प्रावधान जो अनुसूची 3 में दिया गया है। और अनुसूची 2 और अनुसूची 2 भी, अनुसूची 2 अनुसूची 3 ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुसूची 2 में क्या बताया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बताया गया है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है उसके बारे में बताया गया है अनुसूची 2 में प्रशासनिक शक्तियों। और अनुसूची 3 क्या बताता है, वही जो है अनुसूची 3 जो है प्रशासनिक अधिकारियों और उनकी शक्तियों को, प्रशासनिक अधिकारी की और उनकी शक्तियों के बारे में बताता है, यानी कि उनको पनिशमेंट वगैरह देने की, तो अनुसूची 3 सही होगा। और ये क्या है, इनका जो है जो है जो अनुसूची 2 है यह जो है प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बताता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको आप देख सकते हैं। और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग जो है यह जो है नियम 30 और जो है नियम 133 के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पायरोटेक्निक विस्फोटक के प्रकारों में शामिल है ग्रेनेड 90, पटाखे, फ्लैश पाउडर या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आप देख सकते हैं 42 नंबर। देखिए पायरोटेक्निक जो है एक प्रकार का विस्फोटक एक्सप्लोसिव होता है और मोटे तौर पर इसका उपयोग और जो है प्रभाव के आधार पर कई प्रकार में भी इसको विभाजित किया गया है। जैसे कम कुछ लो एक्सप्लोसिव होते हैं, कुछ फ्लैश पाउडर होते हैं, कुछ जो है स्पोर्टिंग जो है गन पाउडर होते हैं। तो ये सारे होते हैं जो कम विस्फोटक होते हैं कि श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा हाई एक्सप्लोसिव भी होते हैं, इसके अंतर्गत कुछ प्राइमरी एक्सप्लोसिव होते हैं, कुछ सेकेंडरी एक्सप्लोसिव होते हैं। तो ये सभी चीज़ें अलग अलग। और पायरोटेक्निक जो होता है यानी कि जो पटाखे में जिसका प्रयोग किया जाता है, इसमें जो है क्या है धुएं का मिश्रण होता है। यह रंगीन या सफ़ेद धुआं पैदा करते हैं, जो कि बारात वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। तो यह रंगीन या जो है काला धुआं जो है करता है। और इसमें जो है ये तेज रोशनी पैदा करते हैं और तेज फ्लेवर या सिग्नल के लिए प्रयोग इनको किया जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आरएसएमएस आधारित डैशबोर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? अभी हमारी जो डीजी महोदया हैं उनके द्वारा जो है ये अभी लेटर आया था संबंधित, आप लोगों के पोस्टों पे भी आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप्स में कि आरएसएमएस पे जो है 100% जो है आरएसएमएस के संबंध में जो है प्रशिक्षित किया जाए। सभी कार्मिकों को, सभी जो भी बल सदस्य हैं सबको 100% आरएसएमएस पर की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए। इस क्रम में आपके पोस्ट पे, आपके जो है डिवीजन में, आपके जो है जोन में जो है या इस तरह का सी चीज़ें चल रही होगी आरएसएमएस के बारे में। और इंटरनेट से भी आप आरएसएमएस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जरूर आप प्रयास करिए। आजकल सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जुड़ रही हैं। तो इसके लिए अच्छा आरएसएमएस की बात हो गई तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक एप्लीकेशन जो है आई गोट कर्मयोगी, आई गोट कर्मयोगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आप लोग जानकारी लेकर और जो है इस कर्मयोगी का एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर ले और इससे संबंधित जो भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उन कोर्सेज में 10 कोर्स जो है इसमें जो है महत्वपूर्ण है, जिसको कि आपका होना जरूरी है। और अभी ऑफिशियल तो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन किसी सोर्स से हमें ये पता लगा है कि इस बार जो आपका एपीआर का जो ग्रेडिंग होगा इसमें जो है ये इस जो है आईगोट कर्मयोगी का जो परफॉर्मेंस होगा वो भी जो है इसमें जो है इंक्लूड होगा। उसके आधार पर भी आपके एपीआर की ग्रेडिंग होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आईगोट कर्मयोगी को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बारे में मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा अपने मोबाइल में आपको का स्क्रीन कनेक्ट करके कि कैसे इन सारी चीज़ों को कोर्स को करना है और कैसे यहाँ से आपका जो है डाउनलोड होगा, आपका जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो आरएसएमएस आधारित डैशबोर्ड का उपयोग किस लिए होता है इसके बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यह आपराधिक ऑनलाइन समीक्षा की निगरानी केवल रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए, स्टाफ उपस्थिति देखने के लिए या वाहन प्रबंधन के लिए। तो देखिए डीएसएस आधारित डैशबोर्ड है, यह अपराध से संबंधित डेटा का ऑनलाइन विश्लेषण और समीक्षा और निगरानी करने में सहायक होता है।
और यह जो है अधिकारियों को सही निर्णय लेने की इससे सुविधा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। और यह एसआई के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यह प्रश्न बन सकता है। तो मैं जो भी सेट बना रहा हूं इसमें, तो उसमें जो है इन सारी चीजों का भी ध्यान दे रहा हूं कि आप मतलब जो चीजें आ सकती हैं उन चीजों पर काम किया जाए। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन जीवन रक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए थोड़ा सा ये हमारा पीडीएफ बिगड़ गया है। इसमें प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर निगरानी, यहां पे लिख सकते हैं आप निगरानी, दुर्घटनाओं से यात्रियों की जान को बचाना, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए उनकी शिकायतों को त्वरित कार्रवाई करना, रेल के माध्यम से होने वाली नशीली दवाओं और नारकोटिक्स की तस्करी को रोकना, और टिकट दलालों के खिलाफ कार्रवाई करना। कौन सा है? ऑपरेशन जीवन रक्षा। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कई सारी जो है ऑपरेशन चलाए गए हैं, और इसमें एक ऑपरेशन यात्री सुरक्षा भी है। इसको आप देख सकते हैं, नन्हे फरिश्ते हो गया, या अभी नारकोस ऑपरेशन नारकोस जो है नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाएंगे। महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के संबंध में आपको मेरी सहेली, और जो है ऑपरेशन उपलब्ध जो है टिकट दलाली के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन। तमाम ऑपरेशन चलाए गए, और यह जो है हमारा ऑपरेशन जो है जीवन रक्षा या किसी संबंधित दुर्घटनाओं से यात्रियों की जान को बचाना। आप लोगों ने देखा होगा कि गुड वर्क में जो है कई सारे लोग जो है प्लेटफॉर्म पर चलने के क्रम में जो है पहियों के नीचे आते हैं। उनको कई कर्मचारी जो है रेलवे के बहादुर जो कार्मिक हैं वो उनको बचाते हैं, उनको सेव करते हैं। तो यह जो है ऑपरेशन जीवन रक्षा जो है यात्रियों को बचाने से संबंध में है। और एक चीज अभी आपको एक चीज और बता दें, तो एक प्रश्न अभी इसके बाद आएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। ये जो ऑपरेशन नया ऑपरेशन एक लॉन्च किया है आरपीएफ ने, तो उसके बारे में भी हम लोग इसमें बात आएगा। अगर इस प्रश्न में आ गए 50 में तो ठीक है, नहीं तो बाद में हम उनका जो है बाद में देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आपदा प्रबंधन का कौन सा चरण नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है। समन, तैयारी, प्रतिक्रिया, विनाश। अभी ये प्रश्न आया था। तो देखिए जो आपदा प्रबंधन होते हैं उनके 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, और इसमें जो है आपका सबसे पहले समन है। दूसरा इसका चरण क्या है? तैयारी है। तीसरा चरण, इसको आप याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं। तीसरा चरण क्या है? प्रतिक्रिया हो गई, प्रतिक्रिया। और चौथा में क्या है? चौथा चरण क्या है? पुनर्प्राप्ति। पुनर्प्राप्ति। तो देखिए समन है, तैयारी है, प्रतिक्रिया है, विनाश इसमें इसका चरण नहीं है। इसको देखिएगा एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इसको बिल्कुल चार्ट में और बिल्कुल बहुत विस्तृत तरीके से इसको बताया गया है। तो आप एप्लीकेशन पे जाकर इन सारी चीजों को देख सकते हैं कि मतलब आपदा प्रबंधन का जो चरण है यह क्या है, इसके बारे में हो। तो इस प्रश्न में आपदा प्रबंधन का कौन सा चरण नहीं है? तो विनाश इसका चरण नहीं है। इसका 4 ही चरण है, समन, तैयारी, जो है प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति इसका है। इसको अंग्रेजी में की जो है उनको भी जान ले, मिटिगेशन होता है, और प्रिपरेशन होता है, और रिस्पॉन्स होता है, और रिकवरी होता है। ये जो अंग्रेजी के लोगों के लिए, जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनकी शिकायत हमेशा आती है कि सर प्लीज प्रोनाउंस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा टाइम की बाध्यता है, उतना चीज़ें नहीं हो पाएंगी प्रभावशाली तरीके से। बाकी मैंने जो है आपको बनाया है जो सेट, वो सारे सेट जो है इंग्लिश में है, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल दोनों में है। खराब सील के उदाहरण यहाँ पूछा जा रहा है, एग्जांपल ऑफ पुअर सीलिंग। हालांकि सीलिंग अभी बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं गाहे भगाहे। तो खराब सील के उदाहरण, बिना मुहर वाली सील, दोबारा सटाया हुआ सील बिना कार्ड लेबल का, और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी जो है क्या है? यह जो है खराब सील के उदाहरण है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 47 आइए। क्वेश्चन नंबर 47 में बताया गया है सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग से संबंधित चोरी होने वाले सामान कौन से? बॉन्ड वायर, बुटलेग, बैटरी चार्जर, या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और जो सिग्नल यानी कि एसएनटी विभाग जो होता है, यह ट्रेनों की सुरक्षा, नियंत्रण और कुशल संचालन के लिए सिग्नलिंग संचार और सूचना प्रणालियों को डिजाइन करता है, विकसित करता है, और स्थापित व उसका रखरखाव करता है। और इसमें ट्रैक सिग्नल हो गया, यात्री टेक्नीशियन और मेंटेनेंस हो गया, तथा यह 24/7 काम करता है। यह एक विशिष्ट वर्दी जो कि आसमानी नीली कुर्ता और नेवी ब्लू में जो है होता है। चलिए वो सेकेंडरी चीजें हैं, तो इसका ये तीनों चीजें इसमें है एसएनटी के अंतर्गत। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 है आधे वेतन की छुट्टी। देखिए ये भी आपका है, पास और वेतन से लीव से भी चीजें आती हैं। तो आधे वेतन की छुट्टी वर्ष में 20 दिन मिलती है, क्या ये सही है?
या रेलवे सुरक्षा बल नियम 105 में छुट्टी की मंजूरी से शासित करने वाले सामान्य शर्तों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में देखिए। तो सबसे पहले देखिए कि रेलवे सुरक्षा बल के जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रति वर्ष 20 दिन जो है HLAP यानी कि जो है आधे वेतन की छुट्टी मिलती है, जो हर साल 1 जनवरी से और 1 जुलाई के बीच में जो है आपके जो है लीव अकाउंट में जो है ये इंक्लूड हो जाती है। और यह छुट्टी चिकित्सकीय या निजी कारणों से ली जा सकती है। चिकित्सकीय या निजी कारणों से अभी आपको जो है एक लेटर जो है आया था जबलपुर से, आप जो है यह छुट्टी जो है आधे वेतन की छुट्टी है, इसको आप व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका बिल्कुल राइट हो गया। और रेलवे सुरक्षा बल नियम 105 में छुट्टी मंजूरी को शासित करने वाले जो है रूल है यही गलत हो गया। छुट्टी 105 जो है छुट्टी मंजूरी पर निर्बंधन करता है, यानी कि छुट्टी मंजूरी पर रोक लगाता है या इसको शासित करने वाले समान शर्तें नहीं है यह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए गलत है, बी सही है, दोनों गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है। चलिए, ए सही है, ए सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है, देखिए नीचे ये ऑप्शन छूट रहा था, मैं जरा नीचे ऑप्शन है उपरोक्त ए सही है परंतु बी गलत है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। हाँ, ए सही है परंतु बी गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रशासन पर दबाव डालने या आक्रामक व्यवहार करने वाली भीड़ क्या कहलाती है? अब देखिए, भीड़ जो है यह भीड़ हो गया या भीड़ से संबंधित प्रश्न हो गया या जो है आपका जो है सॉफ्ट स्किल हो गया, सॉफ्ट स्किल हो गया, कंप्यूटर है, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है आपके सिलेबस के अंतर्गत। इसके अलावा आपका ये मानव प्रबंधन है, मानव प्रबंधन हो गया, लीडरशिप हो गया, ये सारे प्रश्न आते हैं और सबको मैंने पूरे सेट में रखने का प्रयास किया हुआ है। तो प्रशासन पर दबाव डालने आक्रामक व्यवहार करने वाली भीड़ क्या कहलाती है? निष्क्रिय भीड़, शांत भीड़, सक्रिय भीड़ या सामान्य भीड़? तो इस प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। भीड़ क्या होता है? भीड़ का मतलब इंग्लिश में है क्राउड कहते हैं। तो यह जो है कई तरह की भीड़ होती है, लेकिन मूल रूप से जो है एक निष्क्रिय भीड़ होती है और एक सक्रिय भीड़ होती है। तो यह जो प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए जो भीड़ होती है तो वह किस प्रकार की भीड़ होती है? यह निष्क्रिय भीड़ कहलाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निष्क्रिय भीड़। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि समय की बाध्यता है। अभी तो सारे प्रश्न बचे ही हुए हैं, लेकिन अब इसको दूसरे पार्ट में किया जाएगा क्योंकि मेरा भी एक बाउंडेशन है। रेलवे सुरक्षा बल परिपत्र संख्या 5/2021 का संबंध किससे है? आरपीएफ कर्मचारियों द्वारा अवांछनीय गतिविधियों के रोकथाम के लिए पर्यवेक्षक अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश, विशेष परिस्थितियों के मामलों में को बंद करने के लिए दिशा निर्देश, आरपीएफ कार्मिकों द्वारा ड्यूटी शुरू करने से पहले निजी नकदी की अनिवार्य घोषणा के संबंध में निर्देश, और ट्रेनों और रेलवे परिसर में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक प्रश्न और आपको होमवर्क दे रहे हैं कि रेलवे सुरक्षा बल ने अभी हाल ही में ऑपरेशन ऑक्टोपस प्रारंभ किया है। इस ऑपरेशन ऑक्टोपस का क्या कार्य है? इसको आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का क्या कार्य है, और इस प्रश्न का उत्तर भी बताइएगा। सुरक्षा परिपत्र संख्या 5/2021 का संबंध किससे है? तो आज का मेरा जो समय था और इसको मैंने बेस्ट तरीके से यूज करने के लिए आज आपके बीच में ये वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो आप लोग इसको वीडियो को देखिए, लाभान्वित होइए और एक बार सीरियस होके अपना एग्जाम आप क्लियर करिए। और इसके लिए मैंने जो है आपको ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, क्यूबिस्ट क्लासेस एप्लीकेशन, इसको आप लोग जरूर इनरोल करिए। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपके लोगों के लिए जो है जो कंटिन्यू किया जाएगा, पीपीटी बन चुका है, उसके लिए जो है कल हम लोग जो है आरपीएफ एक्ट को समाप्त कर देंगे और इसके बाद से आरपीयूपी एक्ट या कोई जो भी चीजें होंगी उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।